हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं 2.1 दैट इज़ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट मीन्स कि फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र जिसको हम कह सकते हैं, मोनार्की सिस्टम जहाँ पे राजा का राज होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करेगा। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हुआ। अभी स्टार्ट कैसा हुआ ये देखते हैं। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब जो नेशनल असेंबली बनी थी लोगों की, ठीक है, तो आपको ध्यान है वैसे ही, तो उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट अपने कल अपने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1791 में तैयार हो गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, यानी कि राजा की शक्तियों को सीमित करना, उसकी पावर को लिमिटेशन में रखना। अब जो सिस्टम था उसके अंदर क्या था कि जो पावर्स थी वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होती थी, ठीक है। ये सिस्टम उन्होंने वहाँ पे कर दिया और इसको पावर शेयरिंग कर दिया। दैट मीन्स पावर को डिवाइड कर दिया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दिया उन्होंने। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द वन पर्सन, क्या हुआ, नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। एक व्यक्ति के हाथ में अब सारी ताकत नहीं थी, अब इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना के उनको पावर प्रोवाइड कर दी। ये हमारा यहाँ से डेमोक्रेसी जो कहते हैं ना स्टार्ट होना, तो ये डेमोक्रेसी का पहला एक चीज़ स्टार्ट हुई जहाँ मोनार्क सिस्टम को कम कर दिया। देखो, कोई भी चेंज होता है वो एकदम से नहीं होता है ना, एकदम से ऐसा नहीं होता कि सारी आज जो डेमोक्रेसी आप देख रहे हो वो एकदम से डेवलप होके आ गई हो। इसके डेवलप होने के स्टेजेस आए थे। तो जो राजा था, एकदम से राजा को भी मना नहीं कर सकते थे वो, लेकिन पब्लिक अवेयर हो गई थी वहाँ की फ्रांस की, और वो चाहती थी कि हमें हमारा राज हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे हुआ। तो पहले राजा को उन्होंने रखा है साथ में, अभी राजा अभी भी मेन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है वहाँ का, उसको अभी मेन पावर दी हुई है। लेकिन जो काम करने की जो पावर है, पब्लिक के ऊपर जो टैक्सेस और दूसरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की जो पावर है, वो उन्होंने डिवाइड कर दी कि सिर्फ राजा के पास नहीं रहे। क्या पता वो अच्छा हो, क्या पता वो बुरा हो या कैसा हो, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीज़न कैसे हुआ, ये देखिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन टाइप के इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्रिएट किए थे और इनको उन्होंने पावर दे दी जो मोनार्क सिस्टम के अंदर थी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस तरीके से क्या हुआ, जो फ्रांस मोनार्की, फुली मोनार्की सिस्टम था जहाँ पे, अब वहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको देखिए फिगर 7 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अब वहाँ का सिस्टम किस तरह से हुआ था। अब यहाँ पे देखो उन्होंने किया है कि एक जुडिशरी बनाई है, जो जजेस हैं वो वोट के थ्रू जुडिशरी बनती है, जज बनेंगे, ठीक है। अब कुछ पैसिव सिटीजन्स थे यहाँ पे, कुछ एक्टिव सिटीजन्स थे, ठीक है। पैसिव सिटीजन जिनको कोई वोट देने का राइट नहीं था, ठीक है, जो वोट नहीं देते थे। अब हम पढ़ते हैं कि अभी एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने पढ़ गए हैं अपने सिविक्स के अंदर, तो वहाँ पे 18 ईयर्स के अबव जो भी है व्यक्ति है, उसको सभी को, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, सबको राइट, वोट देने का राइट है। लेकिन जब ये फर्स्ट स्टेज में थी हमारी डेमोक्रेसी, या स्टार्ट हुई थी फ्रांस के अंदर, तब सबको राइट नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे जो जिनको राइट नहीं था वो पैसिव सिटीजन्स थे। अब ये पैसिव सिटीजन्स कौन थे वो हम बात करते हैं अभी, कौन कौन से लोग आते हैं उसमें। जिनको राइट था वोट देने का, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। अब उन एक्टिव सिटीजन्स ने वोट देते थे और उस वोट से क्या लगते थे, इलेक्टर्स चूज़ करते थे, ठीक है। जैसे अपने MP MLAs हम चूज़ करते हैं ना वोट देके, वैसे वो इलेक्टर्स चूज़ करते थे। अब वो इलेक्टर्स क्या करते थे, हमारे तो यहाँ तो MP MLAs डायरेक्ट जाके असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये 50,000 मैन, ओनली मैन, यानी कि मेल मेंबर ही चुने जाते थे, इलेक्टर्स। और ये मेल मेंबर जो इलेक्टर्स थे, उनमें से 745 मेंबर्स क्या होते थे, नेशनल असेंबली के अंदर पहुंचते थे और नेशनल असेंबली वहाँ पे काम करती थी, वो मेंबर बनती थी। दैट मीन्स नेशनल असेंबली डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं करती थी, पब्लिक को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं करती थी, पब्लिक से डायरेक्ट इलेक्टेड होकर नहीं आती थी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आ रही थी। पहले इलेक्टर्स चूज़ किए जा रहे थे, देन वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को
चूज़ कर रही थी। क्लियर। अब ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो थे ये मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल, इनमें से कुछ मिनिस्टर बनते थे और उनके कामकाज पे ये कंट्रोल रखती थी। ठीक है। इधर सम्राट जो कह सकते हैं, किंग जो कह सकते हैं, राजा जो कह सकते हैं, उसको भी नेशनल असेंबली अपने कंट्रोल में रखती थी। तो इनहेरेंट पावर उसके पास नहीं थी किंग के पास में। तो इस तरीके की एक व्यवस्था वहाँ पे स्टार्ट हुई। अब इस सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power of make law in नेशनल असेंबली। अब इन्होंने क्या कानून बनाने की जो शक्ति थी, ठीक है, कि कानून कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, ये सारा राइट किसको दे दिया, नेशनल असेंबली को सौंप दिया उन्होंने, नेशनल असेंबली को। और नेशनल असेंबली जो थी वो, जैसा अभी मैंने बात की, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली। अब इसलिए अब ये देखना पड़ेगा हमें कि ये इलेक्टर्स कौन थे, दैट इज सिटीजन वोटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। इलेक्टर्स में से इसके मेंबर चूज होके आते थे, हु इन द टर्न चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन। डायरेक्ट सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स मिलके इनको नहीं चूज करते थे, सिटीजन्स इलेक्टर्स को चूज करते थे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करते थे। ठीक है। तो समझ में आ गया, नेशनल असेंबली था जिसके पास कानून बनाने की पावर थी। एक चीज़ तो ये हो गई। अब राइट टू वोट किसको था, अब ये देखते हैं हम कि वोट देने की पावर किसके पास थी। फर्स्ट चीज, ओनली मैन, यानी कि मेल मेंबर, मेल पर्सन को ही, और वो भी कौन हो, जो 25 साल से ऊपर हो, अबव देन 25 ईयर ऑफ एज। ठीक है। दो कंडीशन होगी उसके पास। अब उस मेल मेंबर के थर्ड कंडीशन और लगी हुई थी कि हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। 3 दिन की कम से कम कोई एक लेबर जो 3 दिन तक जो कमाई करता है, मान लीजिए लेबर 100 रुपये या 100 लिवरे था वहाँ पे, तो 100 लिवरे एक दिन में कमाता है, तो 100 + 100 + 100 दैट मीन 300 लिवरे जितना टैक्स अगर वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, 3 दिन में का जो कमाई करेगा कितनी करेगा, 300 लिवरे। और 300 लिवरे अगर वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो एलिजिबल है किसके लिए, वोट देने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन लगा दी थी, हर व्यक्ति को, हर मेल मेंबर को भी वोट देने का राइट नहीं था। ओनली मेल मेंबर को राइट था, पहली चीज़, जो 25 ईयर से ऊपर हो, दूसरी चीज़, और थर्ड था कि 3 दिन की लेबर के बराबर वो टैक्स पे करे, ये उसकी तीसरी कंडीशन थी। तो इन ऐसे जो वोट देने के राइट था जिसको, उनका स्टेटस होता था एक्टिव सिटीजन्स का। ओके। तो एक्टिव सिटीजन्स को हम कह सकते हैं कि वोटर कौन थे, ओनली एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो उनके वोटर्स थे जो इलेक्टर्स को चूज करते थे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब इनके अलावा दे वर एंटाइटल्ड टू द वोट। ठीक है। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन जितनी भी थी, मेल फीमेल जो भी हैं वहाँ पे, उनको क्या कहा, क्लास एज ए पैसिव सिटीजन्स। इनके अलावा जो बाकी बच के उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया। देन टू क्वालिफाई एन इलेक्टर्स। अब इलेक्टर्स कौन हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकते थे इनके, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी, ये देखिए। पहली बात कि उनको मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए या इलेक्टर्स बनने के लिए, मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए उसको क्या करना था कि जो टैक्स देते हैं उनके सबसे हायर टैक्स होने चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले वो होने चाहिए गवर्नमेंट को। दैट मीन्स रिच पर्सन होने चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है। हायर टैक्स पे कौन करेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, वही सबसे ज़्यादा टैक्स देगा। वोटर तो आप बन गए, लेकिन इलेक्टर बनने के लिए और इलेक्टर्स में से ही मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए आप जितने ज़्यादा पैसा देने वाले होंगे, जितने ज़्यादा टैक्स देने वाले होंगे गवर्नमेंट को, उतना ही आप वहाँ पे मेंबर्स और या नेशनल असेंबली में जा सकते हैं। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट थी ये, वो कैसी गवर्नमेंट बनी थी, पैसे वालों की गवर्नमेंट बनी थी तो पब्लिक की, लेकिन पैसे वाले गवर्नमेंट की बनी थी। इस तरह की ये गवर्नमेंट की वहाँ पे जो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसको।
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ, और डिक्लेरेशन क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि ये घोषणा की थी, ये डिक्लेरेशन दिया था उन्होंने कि जो राइट है सिटीजन्स के वो मिलेंगे, और वो भी उसमें मैन वर्ड ज़्यादा है, वुमेन यहाँ पे नहीं है, पीपल वर्ड यहाँ पे नहीं है। सिटीजन्स को राइट दिया गया है और मेल मेंबर यानी मैन को राइट दिया गया है वहाँ पे। अब ये राइट्स कौन से हैं, कौन कौन से राइट है? ये राइट टू लाइफ है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। और इनको क्यों दिया, इन राइट्स को क्यों लिया? कि जीवन जीने का आपको अधिकार है, आपकी लाइफ बिना किसी कानून के आपकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती, आपको मारा नहीं जा सकता, आप अपने विचार रखने के, अपने आपके थॉट्स बात बताने का आपको अधिकार है, फ्री है आप उसको, ठीक है। लॉ के सामने आप सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, इक्वलिटी है आपके, लॉ के सामने बराबर हैं। अपनी ओपिनियन रखने के लिए आप फ्री हैं, अपनी बात बोलने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको उन्होंने कहा ये नेचुरल राइट्स होने चाहिए पब्लिक के, अपनी बात रहना उसको, और इन नेचुरल राइट को क्या है? इनएनेबल है, दैट मीन्स इनको वापस नहीं, किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना, कोई रोक लगाना वो गलत होगा, ठीक है। इन एलिएनेबल राइट्स इनको कहा जाता है, जिस पे कोई तरीके की रोक लगाना गलत होगा, ठीक है, और नेचुरल राइट इनको कहा गया। देन दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और ये किसे? हर एक व्यक्ति को प्राप्त था ये राइट, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या रिच पर्सन को नहीं, सभी को, वहाँ के राइट जो पब्लिक थी, सिटीजन थे सभी को उन्होंने दिया था, और किसी के भी राइट को छीना नहीं जा सकता था, ये उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन था, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी कि इन राइट से उनको अलग नहीं किया जा सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और इस नेचुरल जो राइट्स थे ये ड्यूटी बना दी गई किसकी? गवर्नमेंट की, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के इन राइट्स को। क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसके बारे में बात कैसे हुई, किस तरह से चला अपना ये काम जो हमने पढ़ा था। ये द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एस्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, एंड they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state की ड्यूटी थी to protect each citizen natural rights, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार साहब थे, बहुत अच्छे हमारे जानकार कह सकते हो आप, है ना, जो हमारे जैसे थे, रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। उनका क्या नाम था? जॉन पॉल ने अपने एक अखबार लॉमी द पल्प, है ना, इसका मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ द पीपल, जनता का दोस्त या मित्र या फ्रेंड आप कह सकते हैं। ये न्यूज़पेपर निकालते थे। इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाला उसमें इस गवर्नमेंट, इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस नेशनल असेंबली के बारे में कुछ अपनी राय रखी, कुछ अपनी ओपिनियन बताई। क्या ओपिनियन बताई थी? कि जो रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, आपने राजा से तो छीन ली, किंग से तो वो अधिकार छीन लिए, लेकिन दे किसको दिए? रिच पीपल को आपने दे दिए। और गरीब लोगों के लिए अभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि वो उनको राइट मिल सके। तो गरीबों की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वो इस तरीके से डिमांड करते रहेंगे। तो उनको अपनी स्थिति सुधारने के लिए, अपनी चीज़ों को मांगने के लिए अभी भी फाइट करना पड़ेगा। वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ, और ये चीज़ साबित करती है कि पैसा जो है या वेल्थ जो है, धन, पैसा, पावर, किस तरह से लॉ को, कानून को चेंज कर देती है या उनको प्रभावित करती है उसको, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि yet law will last only as long as people agree to obey them, and when they have managed to cast off the yoke of the aristocrat कहते हैं धनवान लोगों को, उनको they will do not the same to the other owner of wealth. That means कि
जिस तरीके से इन्होंने अभी राजा को कानून से बाहर किया है, राजा की पावर कम की है, तो जितने दिन लोग इनको सहेंगे, इनको मानेंगे, गरीब लोग मान रहे हैं इनको, इनके साथ चल रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब इन एरिस्टोक्रेट्स को, जो इन्होंने अपने आप के ऊपर जो जिम्मेदारी लेने की बात करी है, इसको भी उतार के फेंक देंगे, इनको भी उतार के नीचे रख देंगे, भैया गद्दी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी होगी। तो जो राजा का हाल हुआ है वो इन अमीरों लोगों का भी हाल होने वाला है, एक दिन वो भी आएगा। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कुछ कही थी। अब हमारे पास एक साइड में डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीज़न, जो क्या डिक्लेरेशन था राइट्स का, वो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या क्या राइट उन्होंने दिए थे। ये हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इज़ राइट, कि आदमी जो है वो फ्री है, स्वतंत्र है, और सभी के अधिकार जो हैं वो बराबर हैं, सबके बराबर उनके राइट है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो असेंबली है, नेशनल असेंबली वगैरह है, उसका क्या काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, तो वो क्या करे। प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट ऑफ मैन, जो आदमियों के राइट दिए गए हैं उनके अधिकारों की रक्षा करे। कौन कौन से राइट हैं? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। दैट मीन्स अगर किसी को विरोध करने का अधिकार है, कोई अपनी बात कहने की आलोचना करना चाहता है, कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहता है गवर्नमेंट को, तो कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता बचा सकता है, अपनी लिबर्टी बचा सकता है, अपनी संपत्ति, अपनी सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। ये सारे काम किसको करने पड़ेंगे? पॉलिटिकल एसोसिएशंस को करने पड़ेंगे। थर्ड उन्होंने कहा सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी रेजिस्ट इन द नेशन, जो सॉवरेनिटी दैट मीन्स कि सबसे सुप्रीम पावर जो होगी वो नेशन ही होगा। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन नहीं हो सकता, कोई ग्रुप नहीं हो सकता, कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती, उसके अंदर नहीं होगा। और ये डिसाइड कौन कर रही है? ये पब्लिक डिसाइड कर रही है, लोग डिसाइड कर रहा है कि जनता जिसको भी परमिशन देगी वो ग्रुप, वो व्यक्ति, वो गवर्नमेंट के जो होगा चलाएगा। ठीक है। फिर लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर। अब लिबर्टी का मतलब उन्होंने यहाँ बताया, इसका मतलब ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब, लिबर्टी का मतलब जो छूट मिल रही है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हानि पहुँचाओ। वो वहाँ तक सही है जहाँ तक दूसरों को कोई इंजरी नहीं होती, दूसरों को कोई हानि नहीं होती, दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मेरे जीने का अधिकार है तो दूसरे के भी जीने का अधिकार है। ठीक है ना, उसको भी लाइफ है, उसकी भी लाइफ है। तो ऐसा नहीं हो कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे दूसरे के जीवन को खतरा हो जाए, उसकी लाइफ को खतरा हो जाए। तो मेरी लिबर्टी वहाँ तक ही है जहाँ तक मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, जी कोई दिक्कत नहीं, कोई आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि दूसरे की लाइफ को खतरा पहुँचे। अगर वैसा कुछ होगा तो ये हमारा राइट नहीं रहेगा। द लॉ हैज़ द राइट, अब कानून के पास ये अधिकार है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जो ऊपर लिबर्टी वगैरह जो हमने बात करी, उसको अगर कोई तोड़ता है, उसका कोई वायलेशन करता है, तो वो उस पर पाबंदी लगा सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जो भी उस समय का कानून है उसके अकॉर्डिंग उसको देखा जा सकता है अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, अब जो कानून था वो उन सब लोगों की, जो वहाँ के सिटीज़न थी, उनके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया, उनकी अभिव्यक्ति है, उनकी जो अकॉर्डिंग बताई गई, उनकी इच्छाओं को बताया गया है। और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको व्यक्तिगत रूप से या पर्सनल्स इंडिविजुअली उनको, और या उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो लॉ बनाने का काम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट है। ठीक है। और कानून की नज़र में सभी सिटीजन समान हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये उन्होंने उसके अंदर लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये उसमें लिखा हुआ था। तो बहुत सी अच्छी बातें वहाँ से निकल के आई थी, कुछ रेस्ट्रिक्शन थे, कुछ गलत भी थी, लेकिन स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ था डेमोक्रेसी का। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड, किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उसको अरेस्ट किया जाएगा, ना उसको रोक के रखा जाएगा। ठीक है, तब तक जब तक कि कानून नहीं कहता। दैट मीन्स
आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी जब तक कि वो कोई क्राइम नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, तब तक किसी को बिना मतलब के परेशान नहीं किया जाएगा। एवरी सिटीज़न में स्पीक, राइट और प्रिंट, यानी कि बोलने की, लिखने की, प्रिंट करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ये फ्री था, आज़ादी उनको मिल गई थी। लेकिन इसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये थी कि वो किसी की बेइज्जती ना करें, किसी को गलत ना बोलें, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग ना करें जिससे कि वो सामने वाले को हर्ट हो। तो बोलना, लिखना, करना, ये सारी जितनी भी फ्रीडम जो राइट्स मिले हुए हैं वो कुछ लिमिटेशन के साथ में मिले हुए हैं, क्योंकि जो आपका राइट है तो दूसरे के प्रति आपकी वो ड्यूटी बन जाती है। आपका राइट है, लेकिन दूसरे का भी तो राइट है और उस राइट की रक्षा करना आपकी ड्यूटी बनती है। तो जो राइट है वो ड्यूटी के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है, कभी भी अकेला राइट आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा फ्री फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीपल, public force and for the expansion of administration, a common tax is indispensable। ठीक है, दैट मीन्स कि कॉमन टैक्स लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ेगी पब्लिक के काम की, कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए जो खर्चे होंगे उनके लिए। तो ऐसा एक नॉमिनल कॉस्ट, एक नॉमिनल टैक्स जो सभी को देना हो वो लगाया जाना उचित है, सही है। ठीक है, तो ऐसा टैक्स सभी को देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या किया, इट मस्ट बी एक्सेस्ड इक्वली ऑफ ऑल सिटीजन इन प्रपोर्शन ऑफ देयर मीन्स। दैट मीन्स कि ऐसा जो कानून के थ्रू जो टैक्स लगेगा वो सभी जो सिटीजन्स हैं उनको उनकी इनकम के अकॉर्डिंग लगाया जाना चाहिए। ये बात भी उन्होंने कह दी। फिर टैक्स तो ज़रूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट काम कहाँ से देगी, अपने ऑफिसर्स को पैसा कहाँ से देगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करना है वो कहाँ से करेगी। तो उसके लिए टैक्सेस उन्होंने इम्प्लीमेंट किए और वो सही भी थे। और लास्ट इन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी का राइट है वो भी उनको रखने का राइट है, क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है, कोई एबल है, कोई काम कर रहा है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी कमाने का, रखने का राइट है। इससे लोगों को दूर नहीं किया जा सकता। और लॉ के अकॉर्डिंग अगर आवश्यकता पड़े, अगर ऐसी नेसेसरी हो कि कंट्री को ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी लगाया कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है कि कंट्री को ज़रूरत है या पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टी जो नेशन है वो ले सकता है, लेकिन उसके एवज में उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब उसको लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट के अंदर, और इस तरह से उनकी असेंबली और फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए कल देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।